दोस्तों नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाला है और इसी के साथ ही आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डायरेक्टेड गाइडलाइंस में नए बैंक रूल्स को स्पेसिफाई कर दिया है। तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है क्या है ये नए बैंक रूल्स, क्योंकि भले ही आपका अकाउंट किसी पब्लिक सेक्टर बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक में हो गया, या फिर भले ही आपका बैंक अकाउंट किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया, ये सारे बैंक रूल्स आपके जेब पे सीधा असर करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, जहां पैसे की बात आती है वहां आप लोगों को पूरा नॉलेज, पूरा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट रूल्स के बारे में। तो सेविंग अकाउंट रूल्स के बारे में नया अपडेट ये है कि आपको जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था आपके बैंक अकाउंट में, वो मिनिमम बैलेंस को बढ़ा दिया जाएगा। तो डिपेंड करता है आपका बैंक अकाउंट किसी ग्रामीण क्षेत्र में है यानी किसी गांव के बैंक में है, विलेज एरिया में है, या फिर आपका बैंक अकाउंट किसी मेट्रो रीजन में है या फिर किसी शहरी क्षेत्र में है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट किसी ग्रामीण क्षेत्र में है, पहले जहां आपको मिनिमम बैलेंस अगर 1,000 रुपए मेंटेन करना पड़ता था, तो हो सकता है उसे बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिए जाए। वहीं पे अगर आपका बैंक अकाउंट किसी सिटी एरिया में है यानी शहरी एरिया में है, तो वहां पे अगर आपको मिनिमम बैलेंस 5,000 मेंटेन करना पड़ता था, हो सकता है उसे बढ़ाकर 6,000 कर दिया जाए। तो अपडेट ये है कि जो भी आपको मिनिमम बैलेंस एज पर योर ज्योग्राफिक लोकेशन, आपकी भौगोलिक क्षेत्र जो है जहां पे आप अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं, वहां पे आपको जितना भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था, उस मिनिमम बैलेंस को अब बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही में जो कोई भी अपना मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करते थे और उनको बैंक जो पेनल्टी लगाती थी, जो चार्जेस लगाती थी, उस चार्जेस को भी 1 अप्रैल 2025 से बढ़ा दिया जाएगा। तो से फॉर एग्जांपल, अगर आपने मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करा है और पहले आपको बैंक 10 रुपए की पेनल्टी लगाती थी, तो हो सकता है कि आगे चलकर आपको बैंक 20 या 25 रुपए की पेनल्टी लगा दे। डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि वो आपको कितना पेनल्टी लगाती है। दोस्तों दूसरे पॉइंट में हम फिक्स डिपॉजिट रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले अगर आपका किसी भी बैंक में कोई एफडी या आरडी था और आप उससे इंटरेस्ट कमाते थे और एक वित्तीय वर्ष में अगर आप 40,000 रुपए की इंटरेस्ट कमाते थे, तो फिर आपका टीडीएस कटता था। लेकिन नया अपडेट ये है कि अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हो, तो वो जो 40,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में अपने सारे एफडी और आरडी से कुल मिलाकर 50,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हो, तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आपका कब 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा, जब वो लिमिट 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। तो हम सीनियर सिटीजन को भी क्यों छोड़े, क्योंकि सीनियर सिटीजन के बारे में भी एक एफडी को लेकर बहुत अच्छा अपडेट है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो यानी 60 या 60 प्लस हो और आपकी जो एफडी या आरडी की इंटरेस्ट इनकम है वो अगर 1,00,000 रुपए है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है, अगर आपका सारा इंटरेस्ट इनकम एफडी और आरडी से 1,00,000 रुपए तक का है, तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। पहले ये लिमिट 50,000 रुपए थी सीनियर सिटीजन के लिए, तो उस लिमिट को बढ़ाकर 1,00,000 कर दी गई है। तो अगर आपका इंटरेस्ट इनकम सारे एफडी और आरडी से 1,00,000 होता है, तो आपका 1 अप्रैल 2025 से कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आपका कब टीडीएस कटेगा, अगर आप 1,00,000 की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे ज्यादा की इंटरेस्ट अर्न करते हो अपने सारे एफडी और आरडी से।
अगर आपका ब्याज थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होता है और अगर आप नहीं चाहते कि जो 10% टीडीएस है वो डिडक्ट हो, तो आप बैंक जाकर 15G या फिर 15H सबमिट कर सकते हो। दोस्तों, तीसरे नंबर पे हम एटीएम से जुड़े नए रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं या फिर क्या पुराने रूल्स में अपडेट किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं। तो एटीएम जो आप यूज करते हो, आप अपने पैसे उठाने के लिए कोई भी बैंक एटीएम जाते हो तो उसके जो चार्जेस होते हैं उसमें बढ़ोतरी कर दी जाएगी और साथ ही में पहले जो बैंक आपको एटीएम ट्रांजैक्शंस, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्री देते थे, उसको भी घटा दिया जाएगा। तो से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बैंक आपको किसी अन्य बैंक के एटीएम को यूज करने के लिए पहले 5 ट्रांजैक्शंस फ्री होती थी, अब उसको घटा के 3 कर दिया जा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, एटीएम विड्रॉल के लिए जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, चौथे नंबर पे हम इंटरेस्ट रेट से जुड़े नए अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि आपकी जो सेविंग्स अकाउंट में पैसे थे, जो राशि थी, उस पे आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता था, अब वो डिपेंड करेगी कि आपके सेविंग अकाउंट में कितनी राशि है। तो अलग अलग राशि पे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। और ये बताया जा रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी जितनी अधिक राशि आप ज्यादा दिनों तक या सालों तक रखते हो, उस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो ज्यादा राशि अगर आपकी सेविंग अकाउंट में है और आप उसे ज्यादा दिनों तक या महीनों तक या सालों तक रख रहे हो, तो आपको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफर की जाएगी। दोस्तों, 5वें नंबर पे हम यूपीआई पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपीआई पेमेंट रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये सख्त गाइडलाइंस स्पेसिफाई कर दिया है कि जिन लोगों का भी फोन नंबर इनएक्टिव पड़ा है पिछले 3 महीनों से, और अगर वही फोन नंबर आपका आपके बैंक में आपने दिया हुआ है, तो बैंक आपका बैंक अकाउंट से उस फोन नंबर को डीलिंक कर देगा और आप फिर कोई भी यूपीआई पेमेंट, यानी फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, उसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हाँ जी दोस्तों, एनपीसीआई ने ये सख्त गाइडलाइंस सारे बैंक्स को तो दिया ही है, और साथ ही जितने भी पेमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, उनको भी ये सख्त निर्देश दिया है कि जो भी फोन नंबर इनएक्टिव पड़ा हुआ है उनको डीलिंक किया जाए, और जिन लोगों का भी फोन नंबर इनएक्टिव पड़ा हुआ है कई दिनों से या कई महीनों से, वो लोगों को अलाउ ना किया जाए कोई भी यूपीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए। तो अगर आप लोगों का फोन नंबर इनएक्टिव पड़ा हुआ है तो 31 मार्च 2025 तक, यानी 1 अप्रैल 2025 से पहले आप अपना फोन नंबर एक्टिव करा ले। सबसे पहले बैंक जाकर कंफर्म कर ले कि आपने जो नंबर आपके सेविंग अकाउंट से लिंक किया है वो नंबर आपका एक्टिव है, ताकि आपके बैंक अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हो आपको एसएमएस आती रहे, अलर्ट मैसेजेस आती रहे, आपको पता चले कि आपके बैंक अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपका नंबर एक्टिव है तो ही आप यूपीआई पेमेंट, जैसे मैंने बोला, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप यूज कर पाओगे। अगर आप किसी भी रीजन के वजह से अपना फोन नंबर रिचार्ज नहीं करवाते या फिर वो 3 महीनों से इनएक्टिव पड़ा है, तो एनपीसीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा बैंक अकाउंट के साथ उस नंबर को लिंक करने के लिए, और साथ ही साथ आप कोई डिजिटल पेमेंट यूज नहीं कर सकते। इसीलिए मेक श्योर करो, अगर आपका नंबर इनएक्टिव है तो आप उसे जल्दी से जल्दी एक्टिव करा रहे हो रिचार्ज करके, ताकि 1 अप्रैल 2025 जैसे ही हो आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थे वो 5 रूल्स जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले हैं। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो इसे अपने सारे दोस्तों, अपने सारे रिलेटिव्स को फॉरवर्ड कर रहे हो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।